सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम हाजिर हम द मॉर्निंग प्राइम टाइम शो लेकर नया सवेर, और मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे कि किस तरीके से वक्फ अधिनियम पर सीजीआई ने कल कड़े सवाल किए हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी दलीलें सामने आई हैं। आज एक बार फिर सुनवाई होनी है, पता चलेगा कि क्या अंतरिम आदेश आज आने वाला है कि नहीं, ये आपको बताएंगे नया सवेर में। साथ साथ बात होगी मुर्शिदाबाद हिंसा की, क्योंकि सियासत इस समय गर्म होती जा रही है। भाजपा कह रही है कि राहत शिविरों में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ साथ ममता कह रही है उधर पलटवार करते हुए कि सारी हिंसा प्री प्लान थी। ऐसे में एसआईटी का गठन हो चुका है। बताएंगे आपको कि कब एसआईटी रिपोर्ट पेश करने वाली है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर होगी, जहां अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर जबरदस्त तरीके से छिड़ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर लगा दिया है 245% का टैरिफ, लेकिन चीन ने पलटवार करते हुए बोला है कि हम डरेंगे नहीं। इसके साथ साथ खबरें होंगी खेल जगत से, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां, साथ ही जानेंगे मौसम का हाल भी। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। टैरिफ वॉर से अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल, एसएनपी और नास्डैक में भारी गिरावट। फेडरल रिजर्व ने कहा कि धीमा हो सकता है अमेरिका का आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह, थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह का होगा संबोधन। वीर बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। वक्फ कानून पर आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अंतरिम आदेश जारी करने पर होगा विचार। कानून के विरोध में हुई हिंसा पर अदालत ने जताई चिंता। बात मुर्शिदाबाद हिंसा की भी होगी, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीजेपी ममता सरकार पर निशाना साध रही है। राहत शिविरों में बढ़ रहे हिंदू शरणार्थियों की संख्या पर जताई चिंता। डीजीपी की पीड़ितों से मुलाकात पर भी उठाए सवाल। और पटना में आज महागठबंधन की बैठक, बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे, रणनीति और सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। तेजस्वी का दावा, मजबूत है गठबंधन। तो बता दें आपको कि आज महागठबंधन की बैठक है, पटना में ये बैठक हो रही है और बैठक में तेजस्वी यादव पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि मजबूत है गठबंधन। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई थी, आवास पर बैठक हुई थी, जहां बिहार चुनाव जो आने वाले हैं उसकी रणनीति पर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी। और आज की बैठक को भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन कोशिश कर रहा है कि एक साथ मिलकर अब चुनाव को कैसे लड़ा जाए, साथ ही साथ चुनाव की रणनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो महागठबंधन की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो पटना में आज होने वाली है। आइए सबसे पहले खबर उस पर जिस पर सबकी नजर है, दुनिया भर की नजर, और दुनिया के कई देश हो रहे हैं इससे प्रभावित। अमेरिका और चीन के टैरिफ वार की बात कर लेते हैं, जहां से अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। बुधवार को अमेरिकी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। एनवीडिया ने चीन को अपने चिप निर्यात पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारी शुल्क के बारे में चेतावनी दी, और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि अमेरिकी आर्थिक विकास धीमा होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जैसे बाजार औंधे मुंह गिर गए। पावेल ने शिकागो में कहा कि अपेक्षा से अधिक टैरिफ का मतलब संभवतः उच्च मुद्रास्फीति और धीमी वृद्धि है। फेड शेयर के बयान ने शेयरों में और अधिक बिकवाली को बढ़ावा दिया, जो पहले से ही एनवीडिया और अन्य चिप मेकर्स के शेयरों में तेज गिरावट के कारण दबाव में थी। डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, 699 अंक से अधिक गिर गया। वहीं एसएनपी 500 और नास्डैक कंपोजिट में 516 अंक की गिरावट दर्ज की गई।
तो जिस तरीके से अमेरिका चीन पर लगातार अपने टैरिफ को बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में आर्थिक भूचाल महसूस होने लगा है और इसके पीछे चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया। इससे पहले आपको बता दें 125% था, फिर 145% था, उसके बाद अब सीधा 245% का टैरिफ चीन पर लगा दिया अमेरिका ने। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिका के सामान पर 125% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया और इस पर चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर अमेरिका सच में डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद कर देना चाहिए और चीन के साथ बात करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर जो व्यापार युद्ध छेड़ा था, अब वो चीन तक सीमित होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने बाकी देशों को 90 दिन की राहत देकर टैरिफ का पूरा रुख चीन की तरफ मोड़ दिया है। बुधवार को ट्रंप ने चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर टैरिफ को 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया है। शायद किसी देश पर लगने वाला ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शुल्क होगा। सत्ता संभालने के बाद से चीन को दिए जाने वाले टैरिफ टॉर्चर का डोज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर जवाबी कार्रवाई की गई तो राहत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चीन ट्रंप के इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका को बराबर का जवाब देता रहा और ट्रंप वैश्विक शेयर बाजार की परवाह किए बिना चीन पर टैरिफ ठोकते रहे। उन्होंने शुरुआत में 20%, फिर इसे बढ़ाकर 34% कर दिया तो चीन का सब्र टूट गया और बराबर का पलटवार कर दिया। ट्रंप ने इसे वापस लेने की धमकी दी, लेकिन चीन लड़ाई का मन बना चुका था। ट्रंप का गुस्सा फूटा और अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाकर इसे 104% कर दिया। चीन ने भी रेसिप्रोकल कार्रवाई की। फिर ट्रंप की भवें और तन गईं और उसी रात टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। इसके बाद चीन कार्रवाई से बचते हुए बयानबाजी पर उतर आया। ट्रंप को यह भी पसंद नहीं आया और टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया। ट्रंप का हंटर चला तो शी जिनपिंग अमेरिका पर 125% टैरिफ ठोकते हुए इस लड़ाई के लिए सहयोगी ढूंढने दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर निकल गए। हालांकि साथ ही ये भी बयान देते रहे कि मामले का हल आपसी बातचीत से होना चाहिए, लेकिन साथ ही बराबर का जवाब देने की धमकी भी देते रहे। इस दौरान चीन ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, 7 दुर्लभ खनिज पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी। दूसरा, अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग से नए विमान की आपूर्ति बंद कर दी। इसे नाराज ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया। चीन ने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका को दबाव, धमकाने और ब्लैकमेल करने की रणनीति बंद करनी चाहिए। अब अमेरिका कह रहा है कि गेंद चीन के पाले में है, फैसला उसे ही लेना है। व्यापार युद्ध के गहराने की आशंका को देखते हुए चीन ने नया व्यापार वार्ताकार नियुक्त कर दिया है। दरअसल चीन अपनी जीडीपी के आंकड़े को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर टैरिफ से जुड़े मुद्दे जल्द नहीं सुलझाए गए तो 2018 की तरह व्यापार घाटा एक तरफा हो सकता है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नए वक्फ कानून की, जिस पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कल पहले दिन कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर स्टे की मांग की गई तो नए कानून के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सभी सवालों का जवाब दिया और नए कानून के पक्ष में दलील भी रखी। महत्वपूर्ण बात इन सब में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। वक्फ कानून पर लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर जताई चिंता, पूछा सुनवाई के दौरान क्यों हुई हिंसा। वक्फ कानून को लेकर सियासी दांवपेच के बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। वक्फ के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा।
कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और कहा कि वक्फ कानून इसका उल्लंघन करता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदाय पर लागू होता है। वहीं अधिवक्ता सिंघवी ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद तमाम संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम आदेश में कोर्ट व्यवस्था देगा कि जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है उन्हें नए कानून के तहत डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पदेन सदस्यों को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। सीजीआई ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि जब मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तो ऐसे में हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में जारी सियासी दांवपेच के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। भाजपा ने इस मामले में बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है। बंगाल में जो दुर्दांत तो दुस्साहस उग्रवादी तत्व कर रहे हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, यह देश के समाज और लोकतंत्र के लिए यह चुप्पी बहरा करने वाली है। फिलहाल इस मामले में जोरदार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस समय हमारे साथ जुड़ गए ताजा अपडेट के साथ। विकास का रुख करेंगे। विकास, कल जब सुनवाई हुई तो तमाम तर्क दिए गए, तमाम दलीलें दी गई, इसके साथ साथ सीजीआई ने भी तीखे सवाल पूछे। आज कितने बजे सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है और क्या कहा जाए कि वो जो 3 महत्वपूर्ण सवाल है, 3 महत्वपूर्ण संशोधन है, क्या उस पर अंतरिम आदेश आज सुप्रीम कोर्ट दे सकती है? बिल्कुल भावना, आज 2 बजे इस पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ये जो 3 बिंदु हैं इन पर सीजीआई ने कल बात रखी थी कि अंतरिम आदेश में ये व्यवस्था दे दी जाए ताकि दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन रहे, क्योंकि पूरे कानून पर अंतरिम रोक की जो मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से की जा रही है उसको छोड़ करके इन 3 विषयों को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ, इसमें दखल देने की जरूरत है या लंबी सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में क्या यही 3 विषय रहेंगे, यही 3 बिंदु रहेंगे आज अंतरिम आदेश में? उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो ज्यादातर बहस थी वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रही थी और सरकार की तरफ से, और खासतौर से इसमें जो राज्य आए हैं, 6-7 राज्य भी जो आए हैं इसमें, जिन्होंने वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं, उनको भी अपनी दलीलें रखनी है। वो लोग क्या कहते हैं, उन दलीलों के बाद भी क्या सीजीआई का मत वही रहेगा जो कल था या उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? ये सारी बातें सुनवाई के बाद साफ होंगी। और भावना, एक बात ये भी है कि ये भी साफ है कि इस मामले की जब सुनवाई चलेगी, जब इसके संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा होगी, तो ये बहुत लंबी सुनवाई हो सकती है और संविधान पीठ तक भी ये मामला रेफर किया जा सकता है। इसीलिए एक अंतरिम आदेश की व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, क्योंकि जब ज्यादा वक्त लग रहा है तो किसी भी पक्ष को ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी बात को सुना नहीं गया, उसको अनदेखा किया गया। इसीलिए एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी उम्मीद है कि आज देगा। लेकिन क्या उस अंतरिम आदेश के बिंदु यही 3 होंगे जिनकी अभी हमने चर्चा की, या फिर उसमें कुछ बदलाव होगा? ये आज 2 घंटे कम से कम बहस चलेगी, उसके बाद साफ हो पाए। बिल्कुल, हमारे दर्शकों तक ये 3 बिंदुओं भी पहुंचा दीजिए। विकास, क्या कह रही है ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अभी संशय बना हुआ है? देखिए, संक्षेप में बात करें तो जो 3 पहलू जिन पर सीजीआई ने कहा कि अंतरिम आदेश में अंतरिम रोक लगाई जा सकती है, उसमें एक तो था कि अभी पुरानी जो व्यवस्था थी उसको बदलते हुए नए कानून में ये कहा गया है कि जब भी कोई ऐसे विवाद होगा कि क्या वक्फ
जिस जमीन पर दावा कर रहा है वो सरकारी है, तो इसकी इंक्वायरी कलेक्टर करेगा। और जैसे ही कलेक्टर इंक्वायरी शुरू करेगा, उसी वक्त ये मान लिया जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि अंतिम निर्णय कलेक्टर की जांच के बाद ही होगा, लेकिन जैसे ही जांच शुरू भी होती है तो भी ये माना जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ताकि उसका रेवेन्यू का जो मसला है कि राजस्व उस प्रॉपर्टी से आ रहा है, वो जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो वक्फ के पास नहीं जाएगा। इस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि अंतरिम रोक लगा दी जाए, यानी कलेक्टर जांच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जांच शुरू करते ही इसको ये मान लिया जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात, गैर मुस्लिम मेंबर्स को लेकर के एक बड़ी चर्चा हुई थी। इसमें केंद्र की तरफ से भी ये बताया गया कि कुछ मेंबर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जैसे बोर्ड और काउंसिल, केंद्रीय स्तर पर एक वक्फ काउंसिल है और उसके अलावा स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं, उसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो एक्स ऑफिशियो हैं, वो जो पद हैं उन्हीं पर गैर मुस्लिम रहेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी पद हैं उस पर मुस्लिम ही होंगे। ये आश्वासन खुद केंद्र की तरफ से भी दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको भी अपने अंतरिम आदेश में इस बात की भी चर्चा कर देंगे कि ऐसा ही हो। तीसरी बात यह है कि वक्फ में एक बहुत चर्चित कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूजर, यानी कि अगर लंबे समय तक कोई मुस्लिम समुदाय किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है तो बाय यूज वो वक्फ मान ली जाती है, बशर्ते उस पर किसी ने कोई आपत्ति ना जताई हो। तो उसमें क्या अब नए कानून का ये कहना है कि वक्फ बाय यूजर वाला जो प्रावधान है इसको हटाया गया है और ये प्रॉपर्टी रजिस्टर होनी चाहिए। वक्फ बाय यूजर भी जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले भी मस्जिद, दरगाह वगैरह हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे कि रजिस्टर्ड की गई थी या नहीं की गई थी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को छूट दे दी जाए इस प्रावधान से। ये मुख्य 3 बातें यहाँ पर प्रस्ताव के तौर पर कल सीजीआई की ओर से आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इन 3 पहलुओं पर आगे बढ़ती है या कोई और अन्य नए पहलू भी निकल कर आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि याचिकाकर्ता और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से और क्या दलीलें आज पेश की जा सकती हैं, जब आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है इस महत्वपूर्ण मामले पर। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का हर जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अंदर भय पैदा करता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून का नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों पर होने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया। Interesting is only the opposition parties, those political parties which treat the Muslim community as vote banks. They create, fear-mongering. They keep scaring the Muslim community. And from the long time I have been witnessing these people, they don't want Muslim community to develop. They want to keep them isolated, create fear in their mind, and then make them anti-BJP. The other tribal states like Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim, mainly the northeastern states, are insulated from this effect of the bill because we have put a provision. The creation of Waqf cannot be done on tribal land, which is any land falls in 6th and 5th schedule of the Constitution. So it will not have impact on the tribal areas. And the 5th area is in other parts of the country. 6th schedule is northeast. रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी और बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, मुर्शिदाबाद हिंसे की। क्या ताजा अपडेट है बताएंगे आपको नया सवेरा में। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। विभाग अनेक
कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा की। एक तरफ जहां इस हिंसा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से जहां तनाव बना हुआ है, तो राजनीति भी गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक की तो ये भी माना कि राज्य में हिंसक घटनाएं हुई है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया और इस्तीफे की मांग कर डाली। इस मामले में मारे गए हिंदुओं को लेकर बीजेपी ने कलकत्ता में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों और भाजपा नेताओं के साथ कोलकाता में डीजी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों की बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए मुश्किल से महज 10 मिनट से की ही बात की। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने तक का समय नहीं है। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को भीड़ ने कथित तौर पर मार डाला था। इसके बाद से राज्य में सियासत गर्मा गई है। इन परिवार के लोगों के साथ डीजीपी साहब ने अलग से बात किया। ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, 10 मिनट तक बात नहीं कर पाए, छोड़ देना पड़ा उनको। हमने उनको मौका दिया था कि हम बाहर रहेंगे, आप बात करिए। उन्होंने बात किया, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाए 8 लोगों से। क्या हालत है आप सोचिए। ममता बनर्जी आज अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां पे जो बोलना था वही बोला। उनका तो ये पॉलिसी है, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाते हैं वो। अब मुसलमानों को समझ में नहीं आता, तो बेवकूफ बनना है तो बेवकूफ बने रहो। उनको समझाया जा रहा है कि आपका मस्जिद ले रहेगा, वो ले लेगा। कोई नहीं लेगा भाई, कौन लेगा? आपको तो 2 साल पहले बताया था कि आपको सब यहाँ से। सीधा लिए चलकेंगे आपको मध्य प्रदेश, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ परेड समारोह में हिस्सा ले रहे। 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़तापूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents.
केंद्रीय गृह मंत्री इस समय मध्य प्रदेश के दौरे में, और केंद्रीय गृह मंत्री इस समय मौजूद हैं नीमच मध्य प्रदेश, जहां सीआरपीएफ परेड में अमित शाह हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ ही देर में अमित शाह का संबोधन भी होगा। और आपको बता दें कि वीर बलिदानियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि भी देंगे। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित किया जा रहा है, जहां इस समय सीआरपीएफ परेड का निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीआरपीएफ कैंप है ये नीमच में, मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां इस समय अमित शाह परेड का निरीक्षण करते हुए और कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के नीमच से ये सीधा प्रसारण, जहां सीआरपीएफ परेड 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड का निरीक्षण कर रहे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हम मुर्शिदाबाद हिंसा की भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासत जो है एक तरफ गर्म हो गई है और साथ ही साथ एसआईटी का भी गठन हुआ है। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से, सुदीप बेरा, उनका रुख करेंगे और जानेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा में किस तरीके से
अब राजनीति नया टर्न लेते हुए नजर आ रही है। सुदीप, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दो तरफा ये कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़ी, एक तरफ ये है कि तफ्तीश चल रही है, SIT का गठन है, और एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ पीड़ित इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां भी तैयार की जा रही। ऐसे में सुदीप, सबसे पहले मैं आपके पास SIT के बारे में आना चाहूंगी। कितनी मेंबर्स की ये टीम है, कितने बजे इस SIT को रिपोर्ट पेश करनी और किन पहलुओं पर ये SIT जांच कर रही है? देखिए, अभी जो आप ये बताए हैं, ये जो NIA को दावी को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 याचिका दायर किया गया है। एक है जो 4 विक्टिम जो है वो हिंसा को लेकर ये याचिका दायर किया गया है, और ये NIA जो इन्वेस्टिगेशन है इसको डिमांड करते हुए ये याचिका दायर किया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो याचिका में ये भी कहा गया है कि जो जिस नाम है FIR में, जिसका नाम है, धुलियन चेयरमैन का नाम है, शमशेरगंज चेयरमैन का, शमशेरगंज MLA का नाम है, धुलियन टाउन TMC जो चेयरमैन उन लोगों का नाम है, फरक्का का MLA को उन लोगों का नाम है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो सीट गठन की बात की गई है वो आज सुनवाई होने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग ये पूरा घटना को लेकर, किस तरीके से घटना को लेकर कहाँ वो जाते। लेकिन ये तो तय है कि उन लोगों को अगर आना पड़ेगा तो पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद का धुलियन, सूती, शमशेरगंज, ये जो पीड़ित जहाँ हिंसा की घटना घटी, उन लोगों को पहले वो वहाँ जाएंगे। और एक बात, जो जहाँ वो पीड़ित जो अभी जो हिंदू को खदेड़ा गया है, वो 400 फैमिली जो मालदा पे है, वो एक रिलीफ कैंप पे है, उधर भी जाने की बात हो रही है। जी, साथ ही सुदीप, NCW की टीम भी आज वहां पहुंच रही है, क्योंकि इस हिंसा में कई महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुआ है। हाँ जी, एकदम भावना एकदम ठीक आप बताए हैं कि नेशनल जो वुमेन कमीशन का जो एक टीम विजय राहतकर, इनके नेतृत्व में आज शाम को वो आ रही है, और कल परसों ये 2 दिन उन लोगों का पूरा दौरा है। कल उन्होंने आज शाम को 4 मेंबर टीम कलकत्ता में आ रही है, और वो लोग जो जाने वाले हैं, पहले जो वो मालदा पे जाएंगे। मालदा पे DM और SP के साथ उन लोगों का अपॉइंटमेंट है, वो बातचीत करेंगे किस तरीके से माहौल है, कि क्या परिस्थिति है मालदा की, ये जो रिलीफ कैंप में जो है वो किस तरीके से रह रही है। ये जो 400 जो करीब जो 400 जो पीड़ित महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चा है, ये इन लोगों का हालचाल पूछने के लिए पहले तो ये प्रशासनिक तौर पे मालदा का DM और SP क्या पदक्षेप लिया है, ये पूछने के लिए वो लोग मीटिंग करने वाले हैं DM SP के साथ। उसके बाद वो जहां वो जो रिलीफ कैंप जो है, वो रिलीफ कैंप विजिट करने वाली है, वो 4 मेंबर टीम, और उधर वो सुनने वाली है कि किस तरीके से उन लोगों के ऊपर हिंसा हुआ है। और ये आपको हम बता दें भावना की ये सुओ मोटो केस वो नेशनल ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन्होंने लिए हैं। और इसके बाद उसके यानी कि कल के बाद परसों वो मुर्शिदाबाद जाने वाले हैं, जहां अफेक्टेड एरिया है, जहां धुलियन है, धुलियन, सूती, शमशेरगंज, ये सब इलाका दौरा करने वाले हैं। आपको पता है कि उन लोगों अभी वो शमशेरगंज, धुलियन, ये सब इलाका में BSF और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्स ये रूट मार्च लगातार कर रहा है वहाँ का इलाका का शांति बजाय रखने के लिए। और इसके साथ साथ सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आने वाले हैं, उन लोगों को भी एक टीम गठन करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि उधर तीन कंप्लेन उधर दाखिल किया गया है ये हिंसा को लेकर, और कभी भी वो लोग आ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी टीम आ रहे हैं। राजनीतिक बाढ़ भी भरपूर चल रहे हैं सुदीप, कहीं ना कहीं देखे ममता बनर्जी कह रही है कि प्री प्लान था, भाजपा कह रही है कि कोई आतंकवादी संगठन का साथ भी हो सकता है। यहाँ योगी और ममता भी एक दूसरे पर तीखे बाढ़ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद हिंसा कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन का भी रंग मिलता हुआ नजर आ रहा है।
एकदम भावना एकदम सही पकड़े हैं आप। जो सियासत का रंग भी पकड़ने लगा है, उधर से योगी भी ममता सरकार की कठोर समालोचना की, और कल जो इमाम के जो बैठक से भी वो ये भी कामंग आगे है योगी जी की तरफ। लेकिन आपको ये बता दें कि धुलियन में, सूती में, शमशेरगंज में अभी जो शांति बनाए रखने के लिए जो सीआरपीएफ, जो पैरामिलिट्री, जो बीएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल ये लगातार लूट मार्च कर रहा है। लेकिन वहां का तनाव जो है, अभी तो कुछ नए हिंसा उभर कर नहीं आए, लेकिन उधर तनाव है। आप जो वहां का जो विलेजर्स जो है, उन लोगों का मन में खौफ है। और ये खौफ क्यों है? क्योंकि उन लोगों को ये आशंका है कि अगर सेंट्रल फोर्स चला जाएगा कल, तो कल क्या होगा। तो ये आपको ये हम बता दें कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर अनास्था है और पुलिस के ऊपर अनास्था है। तो इसी को लेकर सियासत मुद्दा जारी है। बिल्कुल, सियासत यहाँ तेज होती हुई नजर आ रही है सुदीप बेरा, लेकिन ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पीड़ितों से मिलने का समय नहीं है उनके पास। देखना होगा आगे ये जो एसआईटी है या फिर तमाम एजेंसियां किस तरीके से आगे बढ़ती है और रिपोर्ट पेश करती है। फिलहाल सुदीप, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से गांधी परिवार पर इस समय शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर बुलाया है। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। यह पूरा मामला आपको बता दें साल 2018 का है। तोरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खैर की दौलत थाने में यह केस दर्ज किया जाता है। शिकायतकर्ता आरोप लगाता है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ की जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। देखिए, आप अपने ग्राफिक्स के जरिए भी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ की जमीन थी, जिसे 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब आगे क्या होता है कि जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेची जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद 58 करोड़ रुपए में बेची जाती है। उसके बाद तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ रुपए से अधिक कमाने का भी आरोप लगाया। तो बेहद ही संगीन आरोप है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले में अब ईडी रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। 2018 से ये मामला दर्ज है और उसके बाद अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज एक बार फिर ईडी पूछताछ करेगी रॉबर्ट वाड्रा से। आपको बता दें कि ये तीसरा दिन है जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। कल 5.5 घंटे की पूछताछ हुई, उससे पहले 6 घंटे की पूछताछ हुई। ईडी तमाम बड़े और अहम सवालों के साथ रॉबर्ट वाड्रा से पूछ रही है कि कहां हुई ये वित्तीय अनियमितताएं, किस तरीके से ये जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेची जाती है। और तोरू के ये निवासी जो है सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने ये धोखाधड़ी का आरोप लगाया है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पे। अब आपको बता दें कि 3.5 एकड़ की जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है, जिसको बेचा जाता है डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में। तो ईडी लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा को पहले इसमें क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी चार्जशीट दाखिल की है और रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना मैथ्स लगाती हुई नजर आ रही हैं, कैलकुलेशन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में होने वाली है महागठबंधन की बैठक में चुनावी एजेंडे और सीएम चेहरे पर होने वाली है चर्चा। बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। कहा है मजबूत है महागठबंधन और कहा है कि महागठबंधन के लोग अपनी बात को रखें, उनके
करेंगे और कैसे ये आगे बढ़ना है उस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले आपको बता दें कि 15 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। कहा जा रहा है ये बातचीत बिहार चुनाव को लेकर ही थी। अब आज पटना में अगले दौर की बैठक में ये स्थिति और साफ हो जाएगी कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा ये महागठबंधन सामने ला सकते हैं और बिहार चुनाव को लेकर इस महागठबंधन की आगे की रणनीति क्या हो सकती है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के लिए सामूहिक मुद्दों और रणनीति पर काम करने का फैसला ले लिया है। सभी दल एक साझा एजेंडे के तहत चुनाव प्रचार करेंगे और हर चुनावी मंच पर सभी दलों के नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित होनी है। नया सवेरा में आगे बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती एयरपोर्ट के उद्घाटन को महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी बताया है। सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरावती में एक सक्रिय एयरपोर्ट से क्षेत्र में वाणिज्य और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने महाराष्ट्र में बुधवार को अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद रहे। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट को जानने का, यानी कि अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा ले चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, गुड मॉर्निंग। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन सी वो मुख्य खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों में जगह मिली है? गुड मॉर्निंग भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसे दैनिक जागरण अखबार ने आज अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि वक्फ कानून पर आ सकता है अंतरिम आदेश। उपयोग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने पर दे सकता है निर्णय। साथ ही आपको बता दें कि 70 से ज़्यादा याचिकाएं इसमें मामले में दाखिल है। वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और भी कई सारी बातें जिस तरह से कोर्ट की तरफ से कही जा रही है उसको लेकर के आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है और किस तरह से सर्वोच्च अदालत में दलीलें दी गई थी उसको क्रमवार आज इस खबर के साथ प्रकाशित किया गया है, लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। यह है नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई खबर जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार ने पहले पेज पर लिया है और हेडलाइन बनाया है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड का कॉम्प्लेक्स जब्त कर लिया है। रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की गई और आज भी बुलाया गया है। 2 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है एजेंसी के माध्यम से और भी 3 मामले ऐसे हैं जिसको लेकर के आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है ईडी की तरफ से, वो इस खबर में बताया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने आज अपने पहले पेज पर लिया है और लिखा है कि एक भारतीय छात्र के निर्वासन पर रोक, दूसरे ने मुकदमा किया। आपको बताएं कि अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को 21 वर्षीय भारतीय स्नातक को निर्वासित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। F1 छात्र वीजा के साथ विस्कॉन्सिन मैडिसन यूनिवर्सिटी में 2021 से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर रहे इस छात्र का निर्वासन रोका गया और एक और जो छात्र है उसने मुकदमा दाखिल किया है। तो इस खबर को आज लिया गया है पहले पेज पर। अगली खबर का रुख करते हैं जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने विदेश पेज पर लिया है और बताया कि विश्व की जो 2 आर्थिक महाशक्तियां हैं उनके बीच में जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है तो यूएस ने चीन के 125% टैरिफ के जवाब में 245% शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। चीन की तरफ से बयान आया है कि इन युद्धों को लड़ना नहीं चाहते लेकिन इनसे डरते भी नहीं है। वहीं अमेरिका ने बोला कि विदेशी महत्वपूर्ण खनिजों पर अत्यधिक
अत्यधिक निर्भरता से तकनीकी नवाचार खतरे में है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों में हमें देखने को मिला। अगली खबर की बात करें तो आपको बताएं कि 35 एफडीसी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शीर्ष औषधि नियामक संस्था सीडीएसओ की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को निर्देशित कर दिया गया है। और एफडीसी दवाएं क्या होती है ये बताया गया है। ये वो दवाएं होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में 2 या उससे ज्यादा फार्मास्यूटिकल घटकों का संयोजन किया जाता है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पहले पेज पर हेडलाइन बनाया है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं जो बता रही है कि बस थोड़ा इंतजार। जी हाँ, इंतजार के साथ इस खबर को इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 लाख पर पहुंचने वाला है गोल्ड। सोने की जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है उसको इंगित करती है खबर प्रकाशित है पहले पेज पर। बुधवार के रेट बताए गए हैं जिसमें 98,100 रुपए प्रति तोला सोना बिका और चांदी में भी उछाल देखने को मिला है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन खबरों को प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है और प्रकाशित किया है। संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। हमारे खास सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या कुछ खास है। गजा पट्टी से एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बुधवार को इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में दक्षिणी गजा के खान यूनिस स्थित राहत शिविर को निशाना बनाया गया जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। ये टेंट विस्थापित परिवारों के अस्थायी ठिकाने थे। और एक और हमले में जानी मानी लेखिका और फोटोग्राफर फातिमा हसोना की भी मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में गजा से रिहा किए गए 3 बंधकों से की मुलाकात। ये तीनों अलेक्जेंडर ट्रूफानोव, उनकी मां एलिना ट्रूफानोवा और मंगेतर सपिर कोहेन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान अगवा किए गए थे। पुतिन ने इस मानवीय कार्य के लिए हमास के राजनीतिक नेतृत्व का आभार जताया। यूक्रेन के निप्रो शहर में रूसी ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई और कम से कम 16 लोग घायल हुए जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर अंतिम रूप दे दिया है। समझौते में महामारी की रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद नेटवर्क की स्थापना शामिल है। प्रस्ताव पर अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा के समक्ष विचार किया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बुधवार को अमेरिका पहुंची जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगी। मेलोनी के सामने दोहरी चुनौती है, ट्रंप के साथ वैचारिक सामंजस्य बनाए रखना और यूरोपीय सहयोगियों की चिंताओं का भी ख्याल रखना। ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीति तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से की मुलाकात। ये बैठक ईरान अमेरिका वार्ता के दूसरे दौर से पहले हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस राष्ट्रीय आकांक्षा को साकार करने के लिए बिरला ने सभी संबंधित पक्षों से विकास के ऐसे मॉडल को अपनाने का आह्वान किया है जो न केवल टिकाऊ और स्थायी हो बल्कि समावेशी भी हो। ओम बिरला ने नई दिल्ली में PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। आज परिस्थितियों में परिवर्तन हुई है। हम हमारे उपभोग की वस्तुएं तो उत्पादित कर ही रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के अंदर उन सब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जहां 100% हम इंपोर्ट पर आधारित रहते थे, आज उस सेक्टर के अंदर भी हम एक्सपोर्ट करने की सामर्थ्य हम में बढ़ी है। ये नए भारत का परिप्रेक्ष्य है। जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तेजी से बदलाव किया है, आने वाले समय के अंदर कई सेक्टरों के अंदर हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे।
वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6% रह गई है। ये वर्ष 2018 के बाद सबसे कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी गई मुद्रास्फीति मार्च 2025 में घटकर 3.34% रह गई। ये फरवरी 2025 के मुकाबले 27 आधार अंक कम है। ये अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम मासिक मुद्रास्फीति दर है। ये उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक की विकास समर्थक मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को उजागर करती है, जिसने मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विस्तार को भी सफलतापूर्वक संतुलित किया है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग का 33वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों के बीच ये सीजन का पहला मुकाबला होगा। कल आईपीएल के एक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया। सुपर ओवर में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 11 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि वे शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच में खेलते हुए आएंगे नजर। ओलंपिक खेलों में 124 साल बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और इसके लिए अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया के पोमोना शहर में खास अस्थायी स्टेडियम बनाया जाएगा, जो इस खेल का आयोजन स्थल भी होगा। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने चैंपियंस लीग 2024-25 सीजन में मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल में 5-1 के एग्रीगेट स्कोर से मात दी। टीम बोरुसिया डॉर्टमंड यूएफए चैंपियंस लीग 2024-25 प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। हालांकि डॉर्टमंड ने दूसरे चरण में बार्सिलोना को 3-1 से हराया, लेकिन पहले चरण में 4-0 की करारी हार के कारण कुल 5-3 के अंतर से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बात कर लेते हैं अब वेव्स की, यानी कि एंटरटेनमेंट की लहर की। वेव समिट के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का उद्देश्य देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सामने लाना है। बच्चों के सीखने के अनुभव को बदलने के उद्देश्य से इनोवेट टू एजुकेट हैंड हेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज आयोजित किया जा रहा है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगी। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, AVGCXR, डिजिटल मीडिया और नवाचार है। इस चैलेंज के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की हाल ही में घोषणा की गई और ये टीमें वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। विजेताओं को ग्रैंड फिनाले में मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले ने कहा कि बच्चों और स्टार्टअप्स को भी अंतिम शिखर सम्मेलन में अपने डिवाइस प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस चैलेंज का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि इस टाइप की गेमिंग डिवाइस बनाना जो एडिक्टिव ना हो और जो दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक एडिक्टिव स्क्रीन मानी जाती है। इसमें जो गेम्स बनाए जाएंगे वो बच्चों को लिए न केवल इंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक नए तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिखा भी सकेंगे। साथ ही इस चैलेंज के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चों के अलावा जो स्टार्टअप्स भी हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरह आगे अपने इस डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वेब समिट में अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिवाइस को वहां पे आके एग्जिबिट भी कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। इस चैलेंज में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनलिस्ट टीम किटी मैत्री के सदस्य का कहना है कि उनकी डिवाइस प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में काम करेगी और छात्रों को सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की लत से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज ने हमें रचनात्मक सोच को साकार रूप देने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हम विशेष रूप से इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश भर के इनोवेटर्स को एक साथ जोड़ा है। हमने एक ऐसा एजुकेशनल कंसोल विकसित किया है जो बच्चों की फाउंडेशनल न्यूमरेसी को मजबूत करने में मदद करेगा। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. And when we heard about the Innovate to Educate Challenge, we thought this is the perfect platform to showcase our skills and projects to gain knowledge.
This challenge has truly pushed us to think beyond the usual. It helps us to solve real-world problems through design thinking and innovation. Basically, we are building smart learning tablet for kids. It's an interactive and portable educational device designed to make learning and engaging through the touchscreen based puzzles, games and voice-assisted lessons. Our idea is a simple, low-cost, handheld learning device for kids aged 6 to 8. It helps them improve basic maths, memory and problem solving through fun and various interactive games. इस चैलेंज ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की रचनात्मक और तकनीकी प्रतिभा वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समाधानों को डिजाइन करने में सक्षम है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ नया सवेरा में इस वक्त मैं आपसे विदा लेने का आ गया है वक्त, और जाने से पहले आपको दिखाते हैं इंग्लैंड के टर्नर्स हिल का नज़ारा, जहां रंग बिरंगे ट्यूलिप खिले हुए हैं। आप इन ट्यूलिप्स का आनंद लीजिए, क्योंकि खूबसूरती इन ट्यूलिप्स को देखने में। रंग बिरंगे ये ट्यूलिप्स हैं जो आपकी सुबह को और खूबसूरत बनाएंगे। इन आकर्षक दृश्यों का आनंद लेने के साथ मुझे दीजिए अनुमति हमारी पूरी टीम के साथ। नमस्कार।